तो हम पिछली बार बात कर रहे थे कौन कौन सी प्रोटोटाइपिंग होती है। यस, तो एक होमवर्क दिया था छोटा सा। वो ये था कि आपको बताना है मुझे कि पढ़ के कि थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग और एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग क्या है? ये थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग का मतलब है, इसको हम क्लोज एंडेड प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा हम मॉडल बनाते हैं जो फाइनली उसको हम डिस्कार्ड कर दें, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे पूरी तरीके से। रादर देन मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द फाइनल डिलीवर सॉफ्टवेयर, हम उसको फेंक देंगे, हम उसको कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आता है आफ्टर प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज अकम्प्लिश, अ सिंपल वर्किंग मॉडल ऑफ द सिस्टम इज constructed to visually show the user what their requirement may look like when they are implemented into the finished system। तो जब शुरुआती हम मॉडल जो बना के दे रहे हैं कस्टमर को, उसके अंदर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी एनकम्पास करके, और उसके बाद हम अपनी तरफ से उस सिस्टम को तैयार करके जो उसमें थोड़ा बहुत फाइनल प्रोडक्ट दिखा रहा हो वैसा एक बना के दे देते हैं। वो देने का कारण क्या होता है, उसको देने के बाद हमारे पास यूज़र से और भी रिक्वायरमेंट आने लग जाती हैं जो नई एडवांस थोड़ी वो रिफाइन हो जाती है, जिसकी वजह से यूज़र फिर क्या होता है, उसकी वजह से यूज़र फिर हमसे दोबारा कम्युनिकेट कर सकता है अपनी नई डिमांड्स के बारे में, और उसके बाद हम फिर से उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में, और दे सकते हैं अपने यूज़र को बार बार एक नया प्रोटोटाइप बनाकर। हालांकि जो फाइनल प्रोटोटाइप वन बना होगा, उसका लास्ट मान लीजिए प्रोटोटाइप 12 बना है, तो वन प्रोटोटाइप का 12 प्रोटोटाइप के और के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, और ज़रूरी नहीं है कि प्रोटोटाइप नंबर 12 के अंदर प्रोटोटाइप नंबर 1 इंक्लूडेड हो। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग इसी तरह का एक काम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक वर्किंग मॉडल बना देते हैं कई सारे पार्ट्स का सिस्टम के, और बहुत ही अर्ली स्टेज पे, और कस्टमर को दे देते हैं, जिससे वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है और उसके ऊपर ही अपना सारा का सारा काम करवाना शुरू कर देता है। तो उसकी वजह से उसको खुद की अपनी नई क्लैरिटी आ जाती है उसकी डिमांड्स में, उसकी रिक्वायरमेंट्स में, और उसके बाद वो हमको फिर से उस चीज़ को बता देता है जिसको अब हम नए प्रोटोटाइप में इनकॉर्पोरेट करके उसको फिर से दे सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है सिर्फ थ्रो अवे, क्योंकि इसको फाइनली हम दे ही देते हैं यूज़र को, और ज़रूरी नहीं होता कि उसके बाद उसका हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे कि नहीं। तो इसकी समरी क्या है, कैसे काम करते हैं इसमें, तो ये है कि प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट जितनी भी आप सब उनको लिख लीजिए, उसके बाद एक प्रोटोटाइप बनाइए, उसके बाद यूज़र को दे दीजिए, उसको यूज़र एक्सपीरियंस करेगा, उसका इस्तेमाल करके देखेगा कैसा है। फिर उसके बाद इसी चीज़ को रिपीट करिए। उसके बाद फाइनल रिक्वायरमेंट तक जब आपका यूज़र पहुंच जाए, जब आपका यूज़र बोले अब मेरे पास कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी मेरी डिमांड नहीं है, तो रियल प्रोडक्ट पे आप काम करना शुरू कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। अगला है इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। इवोल्यूशनरी का मतलब से अब नाम से ही समझ में आता है कि कुछ जो पहले बनाया हुआ है उसी में कुछ चेंजेस करेंगे, और उन चेंजेस को करके उसको जो नया प्रोटोटाइप देंगे, प्रोटोटाइप नंबर 12 के अंदर प्रोटोटाइप नंबर 1 का कुछ ना कुछ अंश जरूर होगा। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो हमको पता चलेगा कि इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग, व्हाट इज इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग, it is quite different from throwaway prototyping. The main goal when using revolutionary prototyping is to build a very robust prototype in a structured manner and constantly refine it. तो एक लाइन के अंदर अगर आपसे कोई पूछे evolutionary prototyping क्या होता है, तो आप कह सकते हैं the main goal when using evolutionary prototyping is to build a very robust prototype in a structured manner and constantly refine it. कॉन्स्टेंटली रिफाइनेड का मतलब, अब आप क्या कर रहे हैं, जो आपने थ्रो अवे के अंदर जो कर रहे थे उसका उल्टा ही कर रहे हैं। जैसे ही आपका प्रोटोटाइप 1 बनता है आपके प्रोडक्ट का, तो उस प्रोटोटाइप को आप फिर से उसके ऊपर ही काम करते हो और उसको प्रोटोटाइप नंबर 2 बना देते हो, उसके अंदर कुछ चेंजेस करके, जो भी नई रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। प्रोटोटाइप नंबर 2 पे आप काम कर रहे हैं, तो उसको जब आप प्रोटोटाइप नंबर 3 में कन्वर्ट करेंगे तो चेंजेस आप प्रोटोटाइप नंबर 2 में करेंगे। थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। अब द रीजन फॉर दिस इज दैट the evolutionary prototyping when built forms the heart of the new system, and then improvements and further requirements will be built। तो evolutionary prototyping के अंदर सबसे पहला जो प्रोटोटाइप बनाया आपने वो उसका हार्ट बन जाएगा, उसका मतलब उसी के ऊपर ही सारा काम होगा।
मान लीजिए आपका फाइनल प्रोटोटाइप नंबर 12 है, तो प्रोटोटाइप नंबर 1, प्रोटोटाइप नंबर 2, प्रोटोटाइप नंबर 3 से लेकर 12 तक, सारे 11 तक सारे के सारे प्रोटोटाइप्स होंगे। और 11 के एडिशन में कोई रिक्वायरमेंट आके आपकी जनरेट होती है फाइनल रिक्वायरमेंट कहलाने से पहले, तो उसको भी आप उसमें इंटीग्रेट कर देते हैं। इस तरह से सारा काम होता है। अब when developing a system using evolutionary prototyping, the system is continually refined and rebuilt. तो रिफाइंड एंड रिबिल्ड को आपको याद रखना है कि जब भी आप एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग में जा रहे हैं तो आप रिफाइंड और रिबिल्ड कर रहे हो उसी प्रोटोटाइपिंग को, उसी प्रोटोटाइप को। अब उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप हैव एन एडवांटेज ओवर थ्रो अवे प्रोटोटाइप इन दैट दे आर फंक्शनल सिस्टम्स, ऑल्दो दे मे नॉट हैव ऑल द फीचर्स द यूजर्स हैव प्लान्ड, they may be used on an interim basis until the final system is delivered। तो उसके यही बताया गया प्रोटोटाइप का क्या डिफरेंस है उन दोनों में, एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप में और थ्रो अवे प्रोटोटाइप में। तो थ्रो अवे प्रोटोटाइप के अंदर तो ऐसा होता है कि वो आप यूज़र को सिंपल दे रहे हो कि आप हमने ये बना के देखा, आप इसको यूज़ करके देखिए। फिर उसका मेन टारगेट होता है रिक्वायरमेंट लेना यूज़र से, और वहीं पे एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप का रिक्वायरमेंट लेने का पर्पस तो होता ही है, साथ में ये भी होता है कि कस्टमर का काम शुरू हो सके। जो उसने सॉफ्टवेयर मांगा है उसको हम अगर आप बना कर देते हैं तो कोई अच्छा सा जो इवॉल्व किया जा सके एट ए लेटर स्टेज, तो उसके लिए अच्छी उससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी। तो इन एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग डेवलपर्स कैन फोकस देमसेल्व्स टू डेवलप पार्ट्स ऑफ द सिस्टम दैट दे अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द डेवलपिंग अ होल सिस्टम। तो अब एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग का एक और फ़ायदा है डेवलपर्स के लिए कि डेवलपर्स अपना ध्यान उस सिस्टम के पार्ट्स पे काम करना शुरू कर सकते हैं पूरे सिस्टम को बनाने से पहले। पूरे सिस्टम को आप बनाएंगे, एक तो तरीका है कि आप शुरुआत से कोडिंग करनी शुरू कर दें, पूरे सिस्टम को बना दें। दूसरा तरीका होता है कि आपका जो सिस्टम है उसको आप डिवाइड कर दें छोटे छोटे पार्ट्स में, मॉड्यूल्स में, और हर मॉड्यूल पे अलग तरीके से काम करें। तो एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग हमको डेवलपर के लिए भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके डेवलपर अपने फोकस को छोटे छोटे पार्ट्स में या मॉड्यूल्स पर फिक्स कर सकता है। तो मिनिमाइज रिस्क द डेवलपर मस्ट डज नॉट इम्प्लीमेंट पुअरली अंडरस्टैंड फीचर्स। ये सब आप बुक से पढ़ सकते हैं, इसकी डिटेल में बाकी जो बताया गया है उतना इसको समझने के लिए काफ़ी होता है। अब इसके अंदर प्रोटोटाइप सिनेरियो की बात हो रही है, हालांकि ये इतना डिटेल्ड टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको हम पढ़ सकते हैं। स्टेप्स हैं इसके अंदर कुछ। तो प्रोटोटाइपिंग को प्रोसेस को जब हम बनाते हैं, जब प्रोसेस में काम करना शुरू किया हमने प्रोटोटाइपिंग वाले में, उसमें स्टेप्स कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है इवेलुएट द सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट एंड डिटरमाइन वेदर द सॉफ्टवेयर टू डेवलप्ड इज ए गुड कैंडिडेट फॉर प्रोटोटाइपिंग। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जैसी रिक्वायरमेंट्स की बात करी है अपने कस्टमर से, तो सबसे पहले आपको यही जानना है कि क्या इस सॉफ्टवेयर को प्रोटोटाइप में, मतलब इट इज़ ए आइडियल कैंडिडेट फॉर प्रोटोटाइपिंग, मतलब प्रोटोटाइपिंग करने के लिए क्या इसको इस प्रोजेक्ट में प्रोटोटाइपिंग की जा सकती है। तो अगला इसमें जैसे साफ पढ़ सकते हैं हम, नॉट ऑल सॉफ्टवेयर इज़ एमिनेबल टू प्रोटोटाइपिंग। कोई भी सारे के सारे सॉफ्टवेयर एमिनेबल नहीं है, आप सभी के प्रोटोटाइपिंग नहीं कर सकते, लेकिन जिसमें आप कर सकते हैं उसमें अगर आप नहीं करते हैं तो आपको नुकसान होता है। तो सोचने वाली बात है कि क्यों ज़रूरत पड़ती है इस तरह से। Because the customer must interact with the prototype in later steps, it is essential that customer resources be committed to the evaluation and refinement of the prototype, and the customer be capable of making requirement decisions in a timely fashion। अब आपके पास कोई इन्फॉर्म्ड कस्टमर आता है जिसको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, तो आप उसको एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए दे सकते हैं। वो इसलिए दे सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा इंटेलिजेंट है, कुछ समझदार है, उसको थोड़े से अपने डिमांड्स की ज़रूरत ज़्यादा समझ में आती है। तो उसको अपनी डिमांड्स जब ज़्यादा पता होंगे तो आप उसको प्रोटोटाइप देंगे, जब उस पर काम करेगा तो उसको वो कमी खलेगी, जो भी कमी खलेगी वो उसको आपको रिपोर्ट कर सकता है, और उसको रिपोर्ट करने के बाद आप उसको जब करेक्ट करेंगे तो आपके पास दूसरा प्रोटोटाइप मौजूद हो जाएगा। दूसरा भले वो थ्रो अवे हो, भले ही वो एवोल्यूशनरी हो। तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि पहले ये एवेलुएट करना है कि जो सॉफ्टवेयर आपके पास आया है बनने के लिए, क्या उसको हम प्रोटोटाइप में बना सकते हैं या नहीं बना सकते। नहीं बना सकते तो फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट ही बना के देना पड़ेगा, और अगर बना सकते हैं तो थ्रो अवे बनाएंगे या फिर एवोल्यूशनरी बनाएंगे। ये डिसीजन डेवलपर लेवल पे हो जाता है। अगला है गिवन एन एक्सेप्टेबल कैंडिडेट प्रोजेक्ट द एनालिस्ट डेवलप्स एन एवरीबेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट। अब आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है,
उसको आपने समझ लिया चलो इसके अंदर प्रोटोटाइपिंग की जा सकती है। अगर नहीं की जा सकती है तो स्टेप नंबर 2 आएगा ही नहीं। तो अगर की जा सकती है तो एनालिस्ट क्या करता है, फिर वो एक रिक्वायरमेंट का एक छोटा सा खांचा तैयार करता है कि ये रिक्वायरमेंट है। उनको डिवाइड कर देता है फंक्शनल एंड बिहेवियरल डोमेन्स में, इंफॉर्मेशन डोमेन में, फंक्शनल डोमेन में और बिहेवियरल डोमेन में, एफबीआई में डिवाइड कर देता है। और उसके बाद उसको एक रीजनेबल अप्रोच बनाता है, उसको डिवाइड करने के लिए पार्टीशंस में। जब पार्टीशंस को डिवाइड कर देता है हॉरिजॉन्टल पार्टीशंस में और वर्टिकल पार्टीशंस में, तो मॉड्यूल्स जनरेट हो जाते हैं जिनके ऊपर सेपरेटली काम किया जा सकता है। वो स्ट्रक्चर्ड काम करना इसी को बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और डेटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड एनालिसिस मेथड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो उसका मतलब ही ये है कि आप उसको वर्टिकल पार्टीशनिंग एंड हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग में डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद आप उसके ऊपर इंडिविजुअली काम करते हैं, तो जिससे वो बाद में लास्ट में आप उस सबको क्लब कर देते हैं टुगेदर, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट भी आ जाता है। तो इवोल्यूशनरी के अंदर या थ्रोबैक के अंदर, दोनों के अंदर ये ज़रूरी होता है कि आप इस बात को पहले इंश्योर करें कि जो काम आपने लिया है हाथ में, क्या उसके अंदर प्रोटोटाइपिंग पॉसिबल है या नहीं है। और दूसरा अगर है तो उसके बाद फिर उसके ऊपर काम जो करना है स्टेप 2 पे आ जाते हैं, जो है गिवन एंड एक्सेप्टेबल कैंडिडेट प्रोजेक्ट द एनालिस्ट डेवलप्स एन एब्रीविएटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट की रिप्रेजेंटेशन बनाता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पर पार्टीशनिंग कर करके। फिर आता है स्टेप 3, आफ्टर द रिक्वायरमेंट मॉडल हैज बीन रिव्यूड एंड एब्रीविएटेड डिजाइन स्पेसिफिकेशन इज क्रिएटेड फॉर द प्रोटोटाइप। अब अगर उसमें पहले स्टेप 2 और स्टेप 3 में ध्यान से दें तो ऊपर क्या है, डेवलप्स एन एब्रीविएटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट, और स्टेप 3 में है एब्रीविएटेड डिजाइन स्पेसिफिकेशन इज क्रिएटेड। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट एक बार आपकी पूरी हो गई, जो छोटा सा आपने एब्रीविएटेड यानी शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट बनाया था, तो अगला क्या आएगा, अगला आएगा डिज़ाइन। डिज़ाइन कैसा होगा आपका काम करने वाला सॉफ्टवेयर, तो वो बनाया जाता है। एक बार रिक्वायरमेंट आपको पता चल जाए उसके बाद उसको हम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन बनाते हैं उसका प्रोटोटाइपिंग के अंदर। अगला स्टेप दिखाता हूँ। एक सेकंड होल्ड करें। तो अगला स्टेप है, उसके बाद पहला है यही टेस्ट करना कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आपके पास आया है क्या उसको हम प्रोटोटाइप में बना सकते हैं, प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं उसकी। दूसरा, आपको पता चल गया है प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, तो अब आप क्या करते हैं, एक एब्रीविएटेड यानी शॉर्टन फॉर्म ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद रिक्वायरमेंट्स का एक शॉर्टन एब्रीविएटेड फॉर्म जनरेट तैयार करते हैं। तीसरा, फिर आप उसके बाद डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन तैयार करते हैं। चौथा, प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड, टेस्टेड एंड रिफाइंड। अब वो सब करने के बाद, वो सारे काम करने के बाद आप करते हैं प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, या फिर क्या उसकी कोडिंग करते हैं, उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं, और उसके बाद उसको रिफाइन करते हैं फर्दर। इन तीनों कामों को करने का फ़ायदा क्या होता है, इन तीनों कामों को करने का फ़ायदा होता है कि प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर आपको रोबस्ट डिज़ाइन बन जाती है जिसको आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। अब उसके बाद क्या आता है, वंस द प्रोटोटाइप हैज़ बीन टेस्टेड इट इज़ प्रेजेंटेड टू द कस्टमर हु टेस्ट ड्राइव्स द एप्लीकेशन एंड सजेस्ट मॉडिफिकेशंस। तो सिंपल है। स्टेप नंबर 5, वंस द प्रोटोटाइप हैज़ बीन टेस्टेड इट इज़ प्रेजेंटेड टू द कस्टमर हु टेस्ट ड्राइव्स द एप्लीकेशन एंड सजेस्ट मॉडिफिकेशंस। इसके अंदर कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आपको प्रोटोटाइप जो बन गया आप उसको अपने कस्टमर को देते हो, जो उसको टेस्ट करता है और मॉडिफिकेशन सजेस्ट करता है। अब स्टेप 4 नंबर एंड 5 नंबर आर रिपीटेड इटरेटिवली अंटिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर फॉर्मलाइज्ड और अंटिल द प्रोटोटाइप हैव इवॉल्व्ड इनटू अ प्रोडक्शन सिस्टम। अब इस स्टेप का, ये जो 6 स्टेप्स हैं इनका इस्तेमाल करके इसमें 4 और 5 को रिपीट किया जाता है। जब तक रिपीट किया जाएगा जब तक या तो आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं आ जाती हैं, अगर आपने प्रोटोटाइप बना इसलिए रहे हैं जिससे आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाएँ, या फिर जब तक आपका प्रोटोटाइप एक फुल वर्जन सॉफ्टवेयर में तैयार नहीं हो जाता है। तो प्रोटोटाइपिंग करने के 2 फायदे, पहला रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के लिए भी काम आ सकता है, और दूसरा है कि वो फुल वर्जन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी काम आ सकता है अगर वो इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप है तो।
अब दो ऑब्जेक्टिव रहने चाहिए इसके अंदर। द पर्पस ऑफ प्रोटोटाइपिंग इज टू एस्टेब्लिश ए फॉर्मल सेट ऑफ फॉर्मल रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट के लिए भी आप प्रोटोटाइपिंग करते हो। द पर्पस प्रोटोटाइपिंग इज टू प्रोवाइड ए कंटिन्यूम दैट रिजल्ट्स इन द एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर, या फिर उसका इस्तेमाल करके आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो। तो थ्रो अवे के अंदर प्रोटोटाइपिंग के अंदर क्या होगा, थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग जब हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स जनरेट करनी हो या पता करनी हो ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइंड लेवल पे, या फिर हम इस्तेमाल करते हैं एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको अपना सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू कर दिया है और हर प्रोटोटाइप को हर लेवल पे हम इवॉल्व करेंगे ग्रेटर फंक्शनैलिटीज़ के साथ, जिससे कि वो फाइनल वर्जन सॉफ्टवेयर में बन सके। अब इसके कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स बताई गई हैं, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। 4th जनरेशन टेक्निक्स, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड फॉर्मल स्पेसिफिकेशन एंड प्रोटोटाइपिंग एनवायरनमेंट्स। 4 जनरेशन टेक्निक्स में क्या क्या आता है, सिंपल है। दे आर यूज्ड, ये एक तरह का एरे है, एक बड़ा एरे जिसके अंदर लैंग्वेज होगी, प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन जनरेटर्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। तो हालांकि ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टूल्स एंड टेक्निक्स के अंदर 4th जनरेशन टेक्निक्स, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, प्रोटोटाइपिंग एनवायरनमेंट, ये आप पढ़ सकते हो खुद भी। ऑल्दो द एप्लीकेशन डोमेन फॉर 4GT इज करंटली लिमिटेड टू बिजनेस इंफॉर्मेशन, तो BIS बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है के बनाने के लिए। जब ज़रूरत पड़ती है हम 4th जनरेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत डिटेल में है, थोड़ा सा ही यहाँ पे उन्होंने इसमें इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, ये भी एक तरह की रैपिड प्रोटोटाइपिंग अप्रोच है। इसमें स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर हो सकते हैं कुछ, और आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं कुछ, तो इस तरह की चीज़ें हैं ये। इसको आप भले आप स्किप कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन प्रोटोटाइपिंग एनवायरनमेंट, इसके अंदर क्या फ़ायदा है, ये 3 तरह के तरीके हैं। तो इसमें लास्ट वाले में इसमें देख लेते हैं कैसे काम चल रहा है। एक तरह से वाटरफॉल मॉडल ही है ये। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, इसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद आप आते हैं फॉर्मल लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन में, उसके बाद ऑटोमेटेड जनरेशन ऑफ प्रोटोटाइप, ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्यूनिंग, कंप्लीटेड सॉफ्टवेयर। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब एक दूसरे के वेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन जैसे चल रहा है, ऑटोमेटेड जनरेशन ऑफ प्रोटोटाइप। ये प्रोटोटाइपिंग को जब आप एक बार प्रोटोटाइपिंग समझ में आई थी, फिर ये सारी चीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर और ज़्यादा इसको सही में अगर आप देखना ही चाहते हैं तो फिर इसको थोड़ा सा आप रटना भी शुरू कर दें। 4th जनरेशन टेक्निक क्या होती है, इसके अंदर कई सारे ब्रॉड, इट encompasses a broad area of database array and reporting language, program and application generators and other very high level language non procedural languages। तो ये एक तरह का एक पैकेज है पूरा का पूरा, जिसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोटोटाइपिंग करने के लिए हमारी मदद कर सकती है। अब 4GT इनेबल द सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू जनरेट एग्जीक्यूटेबल कोड क्विकली, तो ये एक तरह का टेक्निक है। इसका बेनिफिट्स है, पहला है कि 4GT हेल्प्स द सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू जनरेट एग्जीक्यूटेबल कोड क्विकली। तो फिर आपका जो भी प्रोटोटाइपिंग कर रहे हो, आप जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो, वो उसके अंदर जल्दी बन जाता है। और देयर आइडियल फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग, तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग का जो कंपोनेंट है जो हम समझ रहे हैं, जिसको अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये बहुत मदद करता है। तो उसके बाद इसका एप्लीकेशन ज़्यादातर बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम BIS में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और इस तरह से ही इसको 4th जनरेशन टेक्निक आ जाए। कोई आपसे पूछे व्हाट आर 4th जनरेशन टेक्निक्स, तो आप कह सकते हो इट इज़ ए ब्रॉड एरे ऑफ डेटाबेस एरे and reporting languages, program and application. It is a complete package using high level non procedural languages। तो एक तरह का पैकेज है। अब दूसरा देख लेते हैं, reusable software components। अब reusable software components क्या हो रहे हैं, it is another approach to rapid prototyping, it is to assemble rather than build। ये क्या करते हैं, reusable software components के अंदर क्या हो रहा है, जैसे मॉड्यूल्स बना दिया आपने। फॉर एग्जाम्पल आपका एक मॉड्यूल था, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि बैंक का रिजर्वेशन सिस्टम। अब बैंक का आप रिजर्वेशन सिस्टम बना रहे हैं, तो वही कंपनी जो बैंक का रिजर्वेशन सिस्टम बना रही है, वही कंपनी किसी बस स्टैंड के लिए या फिर बस के लिए या फिर किसी RSRTC के लिए बना सकती है आसानी से। उसको कुछ कंपोनेंट्स वहीं से उठा के लगा लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो पहले से बने हुए हैं, सीट बुकिंग वगैरह वाले कंपोनेंट्स रेलवे में, तो वहीं से कॉपी करके अपने बसों के लिए भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इसी तरह के कंपोनेंट्स को बोलते हैं जो किसी पर्टिकुलर
सॉफ्टवेयर में पहले से मौजूद हैं और जिनको हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं कोई दूसरा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो ये भी इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग में, क्योंकि जब आप प्रोटोटाइप बना रहे हो तो इनिशियली प्रोटोटाइप ज़्यादातर लोगों का एक जैसा होता है। फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट ही बना रहे हो जिसके अंदर ईमेल्स, तो आपको ज़रूरी नहीं है आपने पहले से एक वेबसाइट बनाई हुई जिसके अंदर आप ईमेल यूज़र्स को दे रहे हैं या फिर आप उनके लिए पर्टिकुलर कोई 20 GB का स्पेस दे रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल वही कंपनी जिसने जीमेल को बनाया है तो उसके पास कुछ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होंगे जिनको वो फिर से रीयूज़ करके नए प्रोडक्ट में डाल सकते हैं, तो नया प्रोडक्ट खड़ा हो जाता है। इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तीसरा है फॉर्मल स्पेसिफिकेशन प्रोटोटाइपिंग एनवायरनमेंट। ये एक तरह का आजकल नया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अंदर क्या क्या आता है, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज जैसे PSLR, SL, IORL, जिप्सी, OBJ। ये एक तरह की हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर काम आती है प्रोटोटाइपिंग बनाने के लिए। हालांकि ज़्यादातर काम डॉक्यूमेंटेशन लेवल का ही होता है। तो इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फॉर्मल लेवल रिप्रेजेंटेशन, लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन, ऑटोमेटेड जनरेशन ऑफ प्रोटोटाइप। और इसके अंदर जब आप लैंग्वेज स्पेसिफाई कर देते हो तो एक जनरेशन ऑफ प्रोटोटाइप ऑटोमेटेड हो जाता है। ये आजकल चलने वाला सारा सामान है जो अभी आजकल प्रोटोटाइपिंग के लिए काम आ रहा है। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग। तो रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट, सबसे बड़ी बात टाइम और कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाएगी प्रोटोटाइपिंग की वजह से। क्वालिटी बढ़ जाती है आपकी रिक्वायरमेंट की, तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ता बार बार जानने के लिए रिक्वायरमेंट। तो टाइम की बचत होती है और कॉस्ट की बचत इसलिए होती है बिकॉज इट इज़ ईजियर टू इम्प्लीमेंट, है ना, एंड डेवलप। बाद में उसको आप चेंज भी कर सकते हो, तो कॉस्ट के अंदर भी काफ़ी फ़ायदा होता है। दूसरा है इम्प्रूव्ड एंड इंक्रीज यूज़र इन्वॉल्वमेंट। जब आप प्रोटोटाइप बना के अपने कस्टमर को दे देते हो तो उसको कुछ ना कुछ यूज़ तो करेगा, और यूज़ करेगा तो अच्छा है या बुरा है, इससे ज़्यादा चाहिए इससे कम चाहिए ये भी बता सकेगा। तो इसलिए इम्प्रूव्ड एंड इंक्रीज यूज़र इन्वॉल्वमेंट, सामने वाला जो यूज़र है उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर। अगला है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग। ये कुछ ज़्यादा हैं हालांकि दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से, तो कुछ समझते हैं इनको एक एक करके। पहला है इनसफिशिएंट एनालिसिस। द फोकस ऑन लिमिटेड प्रोटोटाइप कैन डिस्ट्रैक्ट डेवलपर्स फ्रॉम प्रॉपर्ली एनालाइजिंग द कंप्लीट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रैक्ट कर सकता है प्रोटोटाइपिंग डेवलपर्स को पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट को एनालाइज करने से। क्यों कर सकता है, आप एक तरफ आपका पूरा प्रोजेक्ट है जिसको आप एनालाइज करते हो और दूसरी तरफ आपका छोटा सा मॉड्यूल का प्रोटोटाइप है जिसमें आप अपनी शक्ति झोंक देते हो। तो ये सारा का सारा इनसफिशिएंट एनालिसिस इसलिए कहा जाता है कि इसकी वजह से दृष्टि भ्रम हो सकता है, या फिर आप हट सकते हो उस पर्टिकुलर आपके मोटिव से जिसका इस्तेमाल करके आपको पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना है। अगला है यूज़र कन्फ्यूजन ऑफ प्रोटोटाइप एंड फिनिश सिस्टम। यूज़र ये नहीं समझ पाता प्रोटोटाइप का मतलब क्या है और फिनिश्ड सिस्टम जो मिलता है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। कई बार ये भी बोल सकता है कि आपने तो ये वही चीज़ दे दी जो आपने मेरे को सबसे पहले दी थी, हालांकि जब आप बोलेंगे हमने इसके बैकग्राउंड में कोडिंग ज़्यादा बढ़ गई सारी है, वो समझ नहीं पाएगा, बोलेगा ये तो वैसी की वैसी चीज़ है। अगली बात है जो डेवलपर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ यूज़र ऑब्जेक्टिव। डेवलपर को कई बार जैसे आपने प्रोटोटाइप दे दिया है किसी यूज़र को काम करने को, जब यूज़र उसका इस्तेमाल करेगा हो सकता है कि डेवलपर की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं जो यूज़र के ऑब्जेक्टिव्स थे उनके प्रति। अगला है डेवलपर अटैचमेंट टू प्रोटोटाइप। ये प्रोटोटाइप बना दिया डेवलपर ने तो डेवलपर उससे चिपक भी सकता है। वो क्यों चिपक सकता है, क्योंकि उसका खुद का प्रोडक्ट है, तो उसको दोबारा नया प्रोडक्ट बनाने की बजाय उसको हर बार जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा कोडिंग। तो प्रोटोटाइप जब बन जाएगा तो उसको ज़रूरी नहीं है जीरो से स्टार्ट करना पड़े, उसको मान लीजिए 10 पॉइंट्स से स्टार्ट करना पड़ता है, 100 तक जाना है अगर फाइनल प्रोडक्ट के लिए। तो उसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है डेवलपर भी प्रोटोटाइप से अटैच हो जाता है। जब वो डेवलपर प्रोटोटाइप से अटैच हो जाता है ये बहुत इशू वाली बात है, क्योंकि फिर डेवलपर प्रोटोटाइप को छोड़ता नहीं है और उसी के अंदर मॉडिफिकेशन करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश भी इसी से होती है, जिसकी वजह से कई बार कई सारे एरर्स रह जाते हैं। अगला है एक्सेसिव डेवलपमेंट टाइम ऑफ द प्रोटोटाइप। तो टाइम तो लगेगा प्रोटोटाइप बनाने में और हर बार उसको अपग्रेड करने में, दूसरा नया बनाने में, भले ही वो थ्रो अवे हो भले वो एवोल्यूशनरी हो, तो एक टाइम इसके अंदर ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। दूसरा है एक्सपेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग प्रोटोटाइपिंग। अब हर बार एक नया वर्किंग प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर के पास जाके दे रहे हैं, हम बात तो कर रहे हैं क्योंकि हमको समझना है, लेकिन रियलिटी में अगर आप सोचिए हर बार आप नया प्रोडक्ट बना के कस्टमर के पास जा रहे हैं, आपने कितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो प्रोटोटाइपिंग पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हालांकि आजकल जो भी हो रहा है प्रोटोटाइप्स वगैरह जो बन रहे हैं वो
प्रोसेसेस अलग होते हैं जिनमें प्रोटोटाइप तैयार होता है, जिनमें प्रोटोटाइप तैयार नहीं होता वो प्रोसेसेस और प्रोजेक्ट्स अलग होते हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे और एडवांटेजेस थे। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। स्पेसिफिकेशन के बारे में हमने पहले भी सुना था। स्पेसिफिकेशन क्या होता है? तो स्पेसिफिकेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स अबाउट द प्रॉब्लम। तो कोई आपसे पूछे सारी ये कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन में हम पूछते हैं तो आता है 10 GB रैम और इतने GB हार्ड डिस्क, इतने TB हार्ड डिस्क। तो ये स्पेसिफिकेशन के इसके अंदर डेफिनेशन क्यों दूसरी है? तो इसके अंदर डेफिनेशन वही है लेकिन इसका यूज़ अलग तरीके से हो रहा है, इसलिए इसकी डेफिनेशन अलग लग रही है। तो स्पेसिफिकेशन क्या है? स्पेसिफिकेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स अबाउट अ इशू या अबाउट, अब जैसे कंप्यूटर है, अबाउट द कंप्यूटर कर दो, कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन क्या होती है? स्पेसिफिकेशन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स अबाउट द कंप्यूटर। हियर वी आर ट्राइंग टू असेस द प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज हाउ टू डेवलप अ वर्किंग सॉफ्टवेयर फॉर आवर कस्टमर। Simple है, there is no doubt that the mode of specification has much to do with the quality of solution. Specification आपको क्लियरली आपके पता चलेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट देने में आप बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास फाइनली पता है आपको कि क्वालिटी जो हमको देनी है अपने सोल्यूशन की वो कितनी होनी चाहिए और उसको देने के लिए हमारे पास स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे एक वेबसाइट होस्ट करनी है कॉलेज से ही एक सिस्टम का इस्तेमाल करके जो 10,000 यूज़र्स को सपोर्ट कर सके। तो एक दो तरीके हैं, मैं एक डेस्कटॉप सिस्टम लगा सकता हूँ कम स्पेसिफिकेशन वाला, मतलब स्पेसिफिकेशन वाला वो भी होगा, एक सर्वर भी लगा सकता हूँ जो बड़ी स्पेसिफिकेशन वाला है। तो मेरा एंड प्रोडक्ट क्या है, मेरा फाइनल प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम है कि मैं 10,000 यूज़र्स को एक साथ वेबसाइट की एक्सेस देना चाहता हूँ। तो मेरा शायद डेस्कटॉप सिस्टम ये दे नहीं पाएगा जिसकी स्पेसिफिकेशन या फिर जिसके फैक्ट्स या फिर जिसकी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन बहुत कम है। तो मुझे ज़रूरत पड़ सकती है एक रैक सर्वर की या फिर एक दूसरे किसी तरह के सर्वर की। तो स्पेसिफिकेशन मैं चेंज कर लूँगा तो मैं अपने फाइनल प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकता हूँ अपने यूज़र्स को। तो आगे देखते हैं स्पेसिफिकेशन में और क्या क्या आता है। स्पेसिफिकेशन में भी ये सब चीज़ें देखते हैं आगे। स्पेसिफिकेशन में प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको 10,000 यूज़र्स, उसके लिए मैं बड़ा सर्वर इस्तेमाल करता हूँ या फिर उसके लिए मैं छोटा सा डेस्कटॉप सिस्टम इस्तेमाल करता हूँ। मैं इसमें स्पेसिफिकेशन क्लियर होंगी मेरे दिमाग में, मुझे कैलकुलेशन अच्छी तरह आती होगी, मुझे पता होगा कितना वेट टाइम आ सकता है या कितनी मेरी वेबसाइट के यूज़र्स हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैं स्पेसिफिकेशन तय करूँगा अपने सर्वर की। एक बार अपने सर्वर की स्पेसिफिकेशन मैंने तय कर ली तो उससे मेरे को क्वालिटी, टाइम और कंप्लीटनेस सफ़र नहीं करेगी। तो स्पेसिफिकेशन अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब भी ये हो। तो स्पेसिफिकेशन होता क्या है ये समझा आपने अभी कुछ स्पेसिफिकेशन के प्रिंसिपल्स हैं। तो बाल्जर एंड गोल्डमैन प्रपोज्ड 8 प्रिंसिपल्स ऑफ गुड स्पेसिफिकेशन। कौन कौन से स्पेसिफिकेशन के प्रिंसिपल्स हैं? सेपरेट फंक्शनैलिटी फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। जो स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि आप व्हाट क्वेश्चन बार बार पूछें, व्हाट इज नीडेड फॉर दिस, व्हाट इज नीडेड फॉर दैट। तो सेपरेट फंक्शनैलिटी फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन का मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो आप कर रहे हैं उसके अंदर जो पहले से इम्प्लाइड है या जो पहले से इम्प्लीमेंटेड है उसको आप हटा दीजिए और सिर्फ फंक्शनैलिटी की बात करें कि क्या क्या फंक्शन देने हैं। सबसे पहला यही प्रिंसिपल है कि सेपरेट फंक्शनैलिटी फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। फिर दूसरा प्रिंसिपल है प्रोसेस ओरिएंटेड सिस्टम स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज दो तरह की है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसके अंदर एक नेचुरल लैंग्वेज है। तो जब आप स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में जा रहे हो तो आप ये नहीं चलता कि बटन गोल होना चाहिए या फिर मेरे को ये तीलियों जैसा ग्राफ चाहिए, ऐसे नहीं कही जाती। ये नेचुरल लैंग्वेज में कहा गया है ये सब। इसको आप प्रोसेस करते हो फर्दर टेक्निकल लेवल लैंग्वेज में, उसी को बोलते हैं कि एक लैंग्वेज रिक्वायर्ड इसमें होती है स्पेसिफिकेशन में जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, यूनिफॉर्म हो और कोई भी लिख दे तो दूसरा डेवलपर उसको समझ पाए। तो पहला है सेपरेट फंक्शनैलिटी फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा है ए प्रोसेस ओरिएंटेड सिस्टम स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। तो वो लैंग्वेज कौन सी होगी जिसके अंदर बिहेवियर को आप अच्छी तरह डिफाइन कर सकें, जो भी यूजर बिहेवियर है। फिर तीसरा है स्पेसिफिकेशन मस्ट एनकम्पस द सिस्टम ऑफ विच द सॉफ्टवेयर इज ए कंपोनेंट।
तो ये स्पेसिफिकेशन जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे उस सिस्टम को एनकम्पास कर ले। सिस्टम यानी वो पूरे के पूरे रियल वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी की रेलवे रिजर्वेशन, तो उसका सिस्टम, पूरा सिस्टम को ये स्पेसिफिकेशन एनकम्पास कर ले, ना कि सिर्फ इस चीज़ को कि सीट बुक करनी है या फिर लंच कैसा होना चाहिए, वेज होना है या नॉन वेज होना चाहिए, बल्कि बाकी सारी चीज़ों को, तत्काल को भी, लेडी बर्थ को भी, फिजिकली हैंडीकैप्ड बर्थ को भी, उसके बाद सारे एक ट्रेन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए। तो स्पेसिफिकेशन इस तरह का होना चाहिए कि वो एक पूरे सिस्टम को एनकम्पास कर सके, जिसके लिए सॉफ्टवेयर एक छोटा सा कंपोनेंट है। रेलवे एक बहुत बड़ा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर रेलवे का, रेलवे की वेबसाइट है, उसका बहुत छोटा कंपोनेंट है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन होगी वो पूरे के लिए होगी, वो पूरे आईआरसीटीसी या इंडियन रेलवेज के लिए होगी, ना कि सिर्फ irctc.co.in के लिए। तो प्रिंसिपल नंबर 4 है, ए स्पेसिफिकेशन मस्ट एनकम्पास द एनवायरनमेंट इन विच द सिस्टम ऑपरेट्स। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, इसके अंदर एनवायरनमेंट क्या होगा? तो एनवायरनमेंट वही होता है जिसके अंदर वो सिस्टम ऑपरेट करता है और इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्शन क्या होता है? इंटरेक्शन, यूज़र कम्युनिकेशन। जैसे मेरे को सीट चाहिए तो मैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करता हूँ, लॉगिन बनाता हूँ, तो एनवायरनमेंट का मैं भी हिस्सा बन गया। तो ये जो एनवायरनमेंट है, स्पेसिफिकेशन इस पूरे सिस्टम का एनवायरनमेंट को भी एनकम्पास करे, सिर्फ सिस्टम को नहीं, उस एनवायरनमेंट को भी जिसमें वो सिस्टम ऑपरेट करता है, जिसके अंदर यूज़र्स आ गए, जिसके अंदर एसएमएस आ गए, जिसके अंदर रोबोट्स आ गए। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑटोमेटिक बॉट्स बना दिए हैं कुछ काम करने के लिए, कई लोग करते हैं, तो उस एनवायरनमेंट को भी वो एनकम्पास करे। स्पेसिफिकेशन का एक काम तो ये हो गया। प्रिंसिपल नंबर 5 क्या आ गया? प्रिंसिपल नंबर 5 है, सिस्टम स्पेसिफिकेशन मस्ट बी ए कॉग्निटिव मॉडल। तो एज अ सिस्टम स्पेसिफिकेशन मस्ट बी ए कॉग्निटिव मॉडल का मतलब है इट हैज़ टू बी ए मॉडल। जब हम स्पेसिफिकेशन लेवल पे बात कर रहे हैं तो सिस्टम जो भी होता है, जो भी वो सिस्टम है या जो भी वो एनवायरनमेंट है, उसका पूरा का पूरा एक मॉडल हम जनरेट कर लेते हैं अपने स्पेसिफिकेशंस का यूज़ करके। तो वो स्पेसिफिकेशन इस तरह की स्पेसिफिकेशन होती है, वो स्पेसिफिकेशन इस तरह के फैक्ट होते हैं जिससे वो जो एनवायरनमेंट है या वो सिस्टम है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आ जाए या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए जा सके। तो ये स्पेसिफिकेशन, सिस्टम स्पेसिफिकेशन मस्ट बी ए कॉग्निटिव मॉडल। कॉग्निटिव इसलिए क्योंकि एक तो होती है कॉग्निटिव जिसके अंदर आइडेंटिफाई किया जा सके। कॉग्निटिव का मैं आपको जैसे डिक्शनरी मीनिंग बताता हूँ, तो वो होता है, इट इज़ एक्चुअली, एक सेकेंड, इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब होता है ये फंक्शन, डेवलपिंग, नोइंग, परसीविंग। तो कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कॉग्निशन का मतलब होता है। तो कॉग्निशन का मतलब हम पता चल गया कि कॉन्शियस एक्टिविटी है ये। तो सिस्टम स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए? इट इज शुड बी ए मस्ट बी ए कॉग्निटिव मॉडल ऑफ द होल सिस्टम। कि आप उसको देख के, अगर आपके पास मैं सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन रख दूं तो आपको उसको पढ़ के ये पता चल जाना चाहिए कि किसके अंदर यूजर्स कौन से होने वाले हैं, इसके अंदर हमको किस लेवल के हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अंदर हमारा काम जो होना है वो कितना होगा। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो उस पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड हैं, वो सारी की सारी कॉग्निटिव मॉडल एज ए कॉग्निटिव मॉडल स्पेसिफिकेशन में आ जानी चाहिए। फिर स्पेसिफिकेशन मस्ट बी ऑपरेशनल। आपको अनऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन को उसमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपका जो इवेंचुअली काम होना है वो एक ऑपरेशन नहीं तो होना है। जो सॉफ्टवेयर आपका बनेगा, इट वुड बी डूइंग सम ऑपरेशंस, कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। तो फिर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन तो होनी ही चाहिए और वो ऑपरेशनल भी होनी चाहिए। ऑपरेशनल का मतलब जो भी वो काम करना है वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए और स्पेसिफिकेशन ऑपरेशंस को सपोर्ट करना चाहिए।
फिर आता है प्रिंसिपल नंबर 7, द सिस्टम स्पेसिफिकेशन मस्ट बी टॉलरेंट ऑफ इनकम्प्लीटनेस एंड आर्गुमेंटेबल। अब जब आपने ये प्रिंसिपल नंबर 7 इज अ वेरी आइडियल सिचुएशन, ये ऐसा कभी पूरी तरह पॉसिबल हो नहीं पाता, लेकिन इट इज़ अ वेरी आइडियल सिचुएशन कि सिस्टम स्पेसिफिकेशन टॉलरेंट होनी चाहिए किसके, इनकम्प्लीटनेस। कोई भी इनकम्प्लीटनेस रह गई तो उसके प्रति सिस्टम स्पेसिफिकेशन जब तक टॉलरेंट नहीं होगी तब तक वो उसको बियर नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल प्रोटोटाइप के अंदर आप एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, प्रोटोटाइप नंबर 1, जब प्रोटोटाइप नंबर 1 आप बना रहे हैं तो जब 2 बनाने के लिए जाएंगे तो उसके अंदर कुछ इनकम्प्लीटनेस थी ना 1 में, तभी तो 2 बनाने के लिए गए। तो इसलिए जो प्रोटोटाइप की स्पेसिफिकेशन थी पी नंबर 1 में, प्रोटोटाइप नंबर 1 में, वो टॉलरेंट थी उस इनकम्प्लीटनेस के, तभी तो वो P1 भी सस्टेन को कर सका और P1 को ही हम थोड़ा मॉडिफाई कर P2 बना सके। तो इस तरह से कहते हैं कि द सिस्टम। अब आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज का खेल है सारा का सारा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चीज़ बहुत सिंपल सी है, लेकिन बस समझ में आने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगी तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। द सिस्टम स्पेसिफिकेशन मस्ट बी टॉलरेंट ऑफ इनकम्प्लीटनेस एंड शुड बी आर्गुमेंटेबल। आर्गुमेंटेबल का भी हम डिक्शनरी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। आर्गुमेंटेबल का मतलब है केपेबल ऑफ बीइंग आर्गुमेंटेड और इंक्रीज्ड, केपेबल ऑफ इंक्रीजिंग। तो जब पॉइंट प्रोटोटाइप नंबर 1 था तब उसके पास जो सिस्टम स्पेसिफिकेशन थी उस प्रोटोटाइप की, अगर वो इनकम्प्लीटनेस के प्रति टॉलरेंट नहीं होती तो वो इंक्रीजेबल नहीं होती ना, उसको हम बढ़ा नहीं सकते थे, P2 में बना नहीं सकते थे फिर। तो इसीलिए इसको समझने की इस तरह से ज़रूरत है। तो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती है और ये बहुत आइडियल सिनेरियो है, ये आइडियल सिनेरियो ही प्रोटोटाइपिंग में मदद करता है। अब आते हैं स्पेसिफिकेशन मस्ट बी लोकलाइज्ड एंड लूजली कपल्ड। अब लूजली कपल्ड का मतलब क्या बताएंगे आप? आपको पता है लूजली कपल्ड क्या होता है? लूजली जुड़ी हुई एक दूसरे से। लोकलाइज का मतलब होता है ए पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर ही या फिर एक पर्टिकुलर सिस्टम, वो आपकी जो स्पेसिफिकेशन है वो आपके सिस्टम से बाहर बात नहीं करेगी कोई। आपकी जो स्पेसिफिकेशन है वो आपके एनवायरनमेंट, सिस्टम के एनवायरनमेंट से बाहर बात नहीं करेगी कोई, और एक दूसरे से वो लूजली जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ये फाइनल आपका एवोल्यूशनरी, जब आप अप्रोच में जाते हैं तो आपको एवोल्यूशन करते रहना पड़ता है अपने सॉफ्टवेयर का। फॉर एग्जांपल अब ये लोगों को ज़रूरत पड़ी कि अब आधार नंबर या फिर डॉक्यूमेंट भी आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, जिससे आप ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाए आपका, आपको फिर टीटी को भी आपके पास आने की ज़रूरत ना पड़े। तो जब तक कि वो एवोल्यूशनरी मॉडल नहीं अपनाएंगे तो ये चीज़ को हमको करना पॉसिबल नहीं होगा। अब इसका लूजली कपल्ड होने का मतलब क्या है? लूजली कपल्ड होने का मतलब ईजिली, ज़्यादा परेशानी से। टाइटली कपल्ड का मतलब बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक का इनपुट दूसरे के लिए आउटपुट है और वो सिस्टम तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये तो हो गया टाइटली कपल्ड। लूजली कपल्ड का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हल्के तरीके से, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन फ्लो है जो कहीं और से भी आ सकती है, और ज़्यादा रिफाइन करने के लिए आप उसके अंदर कोई दूसरा मॉड्यूल भी लगा सकते हैं बीच में। तो लूजली कपल्ड का मतलब तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं थोड़ा, देखते हैं अगली चीज़ क्या है। ये तो 8 प्रिंसिपल थे जो बाल्जर और गोल्डमैन की वजह से आए थे स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब आता है रिप्रेजेंटेशन। स्पेसिफिकेशन हो गया, स्पेसिफिकेशन हमने प्रोटोटाइपिंग देख लिया, हमने स्पेसिफिकेशन के बारे में देख लिया। अब आता है रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंट कैसे करोगे किसी चीज़ को? तो अभी जो आप पढ़ रहे हो ये रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ये स्पेसिफिकेशन के बारे में, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फिलॉसफी है सारी की सारी। ये फिलॉसफी है, इसलिए आइडियल चीज़ें या एग्जाम्पल नहीं है इसके अंदर। ये फिलॉसफी है, इसलिए इसको आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एक एक्चुअली एक फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप बैठ के जो आइडियल पैरामीटर्स और आइडियल सिनेरियोज हैं, आइडियल एनवायरनमेंट्स हैं, आइडियल वर्किंग एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में आप समझ सकते हो बैठ के। तो अब रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है आपके पास एक बार आपका जो बन गया सारा का सारा सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट आ गया आपके पास आपने डिसाइड कर लिया, अब आप प्रोटोटाइपिंग की तरफ जाएंगे। तो अब रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन अब आप दिखाओगे कैसे, वो कैसे समझ में आएगी कोई चीज़? इवन आपने पूरा का पूरा
सब तैयार कर ली रिक्वायरमेंट्स वगैरह, अब आप इसको प्रोजेक्ट कैसे करोगे, आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो रिप्रेजेंटेशन का यही सब चीज़ें आती हैं। अब इसमें बताया गया है क्या, पहला रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट एंड कंटेंट शुड बी रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम। अब इसका मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन का जो भी आपका फॉर्मेट है, फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि मैं सर्कल्स का इस्तेमाल करके डेटाबेस को दिखाऊंगा, पैरेलल लाइंस का इस्तेमाल करके मैं सर्वर्स को दिखाऊंगा, मैं दो हाथ दो पैरों वाले एक फिगर का इस्तेमाल करके यूज़र को दिखाऊंगा। तो आपने जो भी फॉर्मेट आपने इस्तेमाल किया हुआ है या जो भी फॉर्मेट आप फाइनलाइज कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, इट शुड बी रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम। अननेसेसरी अब आप बोलें कि मैं इसमें डॉलर डॉलर भी दिखाऊंगा जब मैं एटीएम दिखाऊंगा, तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। और बाद में आप डॉलर दिखाएं तो मनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, बट लेकिन आप यू कैन ऑल्सो गो फॉर some other specification if you are talking in terms of Indian currency, तो रुपए का भी सिंबल आ गया है, तो वो दिखा सकते हैं आप अगर आप इंडियन करेंसी को। अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज दिखाना पड़े तो उसके, तो आपका जो भी फॉर्मेट है वो इट शुड बी रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम। ठीक है, अगला देखते हैं, इंफॉर्मेशन कंटेंट विद इन द स्पेसिफिकेशन शुड बी नेस्टेड। अब नेस्टेड का मतलब है इफ और एल्स के, जैसे आपने लूप्स देखे होंगे सी लैंग्वेज में, नेस्टेड लूप्स के अंदर क्या होता है, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स ऐसे चलता रहता है, जो समझ में आ गया होगा आपको उस टाइम पे। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है नेस्टेड वाली, नेस्टेड वाली इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्पेसिफिकेशन आपका जैसे आपने तैयार किया उसके अंदर इंफॉर्मेशन नेस्टेड होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से लेके तो आर्बिट्रेशन लेवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम होना चाहिए, बिलो से अप नहीं, अप टू बॉटम। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब आप एब्स्ट्रक्शन में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन है वो नेस्टेड थी, और नेस्टेड होने की वजह से आपको सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। जैसे कि फूड चेन होती है या फिर जैसे पिरामिडिक शेप स्ट्रक्चर होता है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है जो नेस्टेड है वो ऊपर से नीचे टॉप डाउन अप्रोच में दिखाई देनी चाहिए। आपकी इंफॉर्मेशन कंटेंट विद इन द स्पेसिफिकेशन शुड बी नेस्टेड। अगला है, डायग्राम्स एंड अदर नोटेशन फॉर्म शुड बी रेस्ट्रिक्टेड इन नंबर एंड कंसिस्टेंट इन यूज। तो कम से कम डायग्राम्स का इस्तेमाल आप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फिगर्स का इस्तेमाल कीजिए, और जितना भी आप यूज़ कर सकें उसको कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल नीचे वाला एक उन्होंने फिगर दे दिया एग्जांपल, इसका कई सारे मतलब निकाले जा सकते हैं जब तक आप राइटिंग में यहाँ पर कोई इसको आइडेंटिफाई करने के लिए की नहीं लिख देते हैं। तो जहाँ पर भी फिर ये इस्तेमाल होगा उस की को हम पढ़ के उसका मतलब क्या है वो निकाल सकते हैं। तो इस सिंबल में मल्टीपल इंटरप्रेट कितने भी रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, कितने भी आप इसके मतलब निकाल सकते हैं। एक मतलब आप निकाल सकते हैं कि कुछ लोग अंदर गए, पेट भर के खाया, बाहर निकल गए, या कुछ भी ऐसा भी कोई भी दूसरा भी एग्जांपल, इट इज़ अ प्लेग्राउंड वेयर स्टूडेंट्स आर एंटरिंग, दे आर प्लेइंग एंड दे आर गोइंग आउट। तो और यह हो सकता है कि दिस इज़ द प्रोसेस मॉडल कोई है जिसके अंदर आपने कुछ फ्लो ऑफ इनपुट एंड फ्लो ऑफ आउटपुट दिखाया हुआ हो। तो इस तरह से ये कब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आपने इसको समझने के लिए कोई की नहीं बना रखी हो या कोई कुंजी नहीं बना रखी हो, तो हिंदी में जैसे बोलते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन शुड बी रिवाइजेबल, ये कहता है कि कंटेंट ऑफ द स्पेसिफिकेशन विल चेंज, क्योंकि इवोल्यूशनरी सिस्टम में कंटेंट स्पेसिफिकेशन का चेंज होता रहेगा। आइडियली केस टूल शुड बी मेड अवेलेबल टू अपडेट ऑल रिप्रेजेंटेशन दैट आर अफेक्टेड बाय ईच चेंज। केस आपकी लैब लगेंगी तो केस टूल्स के बारे में आप पढ़ेंगे, वो है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी चेंज करते हो तो आप उसको केस फाइल्स तैयार होती हैं उसकी, कुछ नहीं होती, वो रिप्रेजेंटेशन होता है, डेटा कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ है तो किस लेवल पे हुआ है, कहाँ से दिखाई दे रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन शुड बी रिवाइजेबल। कोई भी आप चेंज करते हैं अपने सिस्टम में, एनवायरनमेंट में, या फिर अपने प्रोटोटाइप में, या फिर इवन स्पेसिफिकेशन में, उसका जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो रिवाइजेबल होना चाहिए। रिवाइजेबल होने का मतलब ये हुआ कि आप उसको चेंज कर सकें। आगे पहुंचते हैं, अब आता है एक SRS डॉक्यूमेंट आता है। SRS डॉक्यूमेंट क्या होता है ये हम अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। अभी आप अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और अब आप मेरी तरफ से फ्री हैं। चैट बॉक्स में जिसकी अटेंडेंस आ जाएगी उसको मैं अटेंडेंस आज की दे दूंगा, और किसी के नहीं दे पाऊंगा, आई एम सो सॉरी।
अटेंडेंस देना शुरू करिए चैट बॉक्स के अंदर। थैंक यू। आप लोग अटेंडेंस दे के जा सकते हैं। आई होप कोई आपके पास क्वेश्चन हो तो अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर रैक सर्वर क्या होता है? रैक सर्वर एक तरह का सर्वर होता है जो रैक्स में लगा हुआ होता है। आके देख लेना, कॉलेज में दिखा देंगे आपको। हाई एंड सिस्टम्स, हाई एंड सिस्टम जिनके रैम्स, जिसकी स्टोरेज, जिसकी प्रोसेसिंग, जिसका प्रोसेसर बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए वो पर्टिकुलर काम के लिए काम आते हैं। हमने भी यहाँ पे लगा रखा है वेब सर्वर। आओगे कभी तो दिखा देंगे यहाँ पे। और कोई सवाल? ओके सर, थैंक यू सर। नहीं सर। समझ में आया जो पढ़ाया? यस सर। ठीक है, यस सर। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। आज भी ये इसके जो स्लाइड्स है वो डाल दूंगा। ओके सर। ओके सर। ठीक है, चलिए फिर अटेंडेंस दीजिए और जाइए।